क्या हरियाणा के लोग डरे हुए हैं? क्या हरियाणा में आज पूरी रात निगरानी हो रही है? सोचिए, ईवीएम को इस बार सिर्फ 3 दिनों की मोहलत मिली है, 3 रात की मोहलत। 5 तारीख को हरियाणा में मतदान होता है, 5 की रात, 6 की रात और आज 7 तारीख की रात है और कल वोटों की गिनती हो जाएगी। सोचिए, पहले लोकसभा चुनाव में एक एक महीना तक वोटिंग हुई है, ईवीएम को एक एक महीने की मोहलत थी, लेकिन हरियाणा में सिर्फ 3 रात की मोहलत है। उसके बाद भी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उससे शंका जाहिर हो रहा है। देश के सारे एग्जिट पोल ने कहा है कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है और बीजेपी जा रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा न हो कि कांग्रेस हार जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाए और फिर कांग्रेस ईवीएम का रोना लोने लगे। तो क्या नायाब सिंह सैनी कोई संकेत दे रहे हैं? क्या ये संकेत है, प्रयोग है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लाठी लेकर ईवीएम की रखवाली की जा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विनेश फोगाट की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। जुलाना का जो चुनाव है वो हरियाणा का चुनाव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट के रिश्तेदार रात भर लाठी लेकर पहलवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो। लेकिन नायाब सिंह सैनी का जो बयान आया है कि कांग्रेस कहीं ईवीएम का रोना न रोने लगे, तो क्या बीजेपी को रिजल्ट पता है? कांग्रेस के किसी भी नेता का भी बयान नहीं आया है। तमाम एग्जिट पोल सही बता रहे हैं, लेकिन सोचिए, एग्जिट पोल 2024 में खत्म हुए हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करता है। अब तो एग्जिट पोल वाले वार्निंग लिखते हैं कि भैया जिनका हेल्थ कमज़ोर है, जो दिल के कमज़ोर हैं, वो ये एग्जिट पोल ना देखे, ये अनुमान है, कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। तो क्या कल हार्ट अटैक आने वाला है? आखिर नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या मतलब है? वो जो इस तरह से ईवीएम का उन्होंने मुद्दा उठाया, ये सबसे बड़ा सवाल है हरियाणा में। लेकिन पहले आपको मैथमेटिक्स में साफ कर दो, कल जम्मू के भी नतीजे आएंगे और हरियाणा के भी नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। 25 सीटें आई थी, पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। वहाँ उनके पास बहाना है कि हमको मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। वहाँ एनसी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मामला इतना आसान नहीं है। लास्ट में पीडीपी, एनसीपी, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की गर्दन फंसी हुई है। गर्दन फंसी हुई है हरियाणा में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस का रिश्ता इतना तल्ख हो गया है कि एक बड़े संघी नेता के खिलाफ गोवा के एक बड़े संघी नेता, आरएसएस के बड़े नेता को पुलिस खोज रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन संघी नेता को ढूंढा जा रहा है। सोचिए, यति नरसिंहानंद जो धार्मिक भावना भड़काने वाला बयान देते हैं, लेकिन वो यूपी में है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है, उनको बाकायदा सुरक्षा देती है। लेकिन ये स्थिति, क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार है और योगी और मोदी में 36 का आंकड़ा है, आप सबको पता है, तो योगी जी वहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वही गोवा में चूंकि बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल है, तो एक बड़े संघी नेता मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में कुछ भड़काऊ बयान दिए थे, उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इसका मतलब है कि आरएसएस के नेता को बचाने के मूड में नरेंद्र मोदी नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हरियाणा चुनाव बीजेपी हार जाती है तो आरएसएस के पास मौका मिल जाएगा, आरएसएस को हथियार मिल जाएगा और सबसे पहला हमला तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से होगा कि यूपी तो हमने हरा दिया था, हरियाणा कैसे हार गए। सोचिए, पहले से पब्लिक डोमेन में खबर है, आरएसएस ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है नरेंद्र मोदी को कि या तो आप प्रधानमंत्री रहिए या पार्टी का अध्यक्ष अपना बना लीजिए, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी अब तक पार्टी पर भी कंट्रोल करते हैं और सरकार को भी कंट्रोल करते हैं।
पहले सरकार मोदी सरकार होती थी, पहले सरकार बीजेपी सरकार होती थी, पहले बीजेपी सरकार थी, फिर मोदी सरकार हुई, अब जाकर एनडीए की सरकार बनी है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के गर्दन पर तलवार लटक रही है। जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान सब ताक में बैठे हैं। हरियाणा 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पैर तले जमीन खिसक गई थी, जब नारा था 400 पार और 241 पर इनका कांटा सिमट गया था। अब आरएसएस के पास ये आखिरी मौका है। आरएसएस वेट ऑन वॉच कर रही है। और एक बात और बता दूं, जितनी सवर्ण लॉबी है बीजेपी में, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे उनकी सवर्ण लीडरशिप हो, वो नरेंद्र मोदी को पचाने के अब मूड में नहीं है। नितिन गडकरी का प्रकरण जानते ही हैं, वो रोज कह रहे हैं कि हमको तो प्रधानमंत्री का ऑफर है, प्रधानमंत्री का ऑफर है। अगर हरियाणा चुनाव बीजेपी हारती है तो सारा ठिकरा नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ा जाएगा और तब जाकर कहा जाएगा कि भैया आप प्रधानमंत्री रहिए, अगर रह सकते हैं तो गठबंधन को मनाकर, पार्टी पर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा और उसके बाद संजय जोशी या वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यही नहीं, इससे भी बुरी हालत हो सकती है। हरियाणा हारने का मतलब है कि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख जाएगी झारखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। अभी से खबरें आने लगी है कि झारखंड में आजसू, जो ओबीसी के लीडरशिप वाली पार्टी है, उसने दबाव बना दिया है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो सूत्र खबर बता रहे हैं, बीजेपी गठबंधन के पक्ष में तो रहती है। झारखंड में अभी से उसने आजसू को 9, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 1 और जेडीयू को 2 सीट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस यही नहीं कर पाती है। कांग्रेस का घमंड बीजेपी से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन चलिए, अभी समय फिलहाल मेहरबान है कांग्रेस पर और कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, कोई मिरेकल हो गया तो, आज टीवी वाला चाणक्य कहीं काम कर गए तो, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नायाब सिंह सैनी का जो बयान आया है कि कल कहीं कांग्रेस माथा पकड़कर, माथा मतलब होता है सर, हम बिहार वाले माथा बोलते हैं, सर पकड़कर कहीं कांग्रेस को बैठना न पड़ जाए और ईवीएम का रोना न रोने लग जाए, तो क्या सब खेला हो चुका है, सब सेटिंग हो चुकी है? लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हरियाणा वाले पहलवानों की ड्यूटी लगी है, लोग लाठी लेकर ड्यूटी कर रहे हैं और ईवीएम के बाहर जमावड़ा है, जबकि इस बार ईवीएम को ज़्यादा मोहलत नहीं है, सिर्फ 3 दिनों की मोहलत मिली है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी के लिए करो या मरो वाली बात है। अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो नरेंद्र मोदी सिर्फ कहने के लिए प्रधानमंत्री रह जाएंगे और झारखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी और मुख्यमंत्री पद से भी उनको अपना क्लेम छोड़ देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अगर हरियाणा बीजेपी जीत जाती है तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी को फिर से कमबैक करने का मौका मिलेगा और आरएसएस पर भी चुप्पी लग जाएगी और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में भी उनकी पहले नंबर की पार्टी हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, राहुल गांधी अभी हवा में उड़ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, 100 सीटें आई है, उनको लगता है कि सब कुछ मेरे मुट्ठी में है। अगर गलती से हरियाणा में कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी को और एससी, एसटी, ओबीसी जाति जनगणना की मांग को तेज करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज के लिहाज से हरियाणा की हार हो कांग्रेस की या बीजेपी की, हरियाणा में कांग्रेस की जीत हो या बीजेपी की, बहुजन आंदोलन को तो गति मिलेगी ही। और गलती से अगर हरियाणा में मिलीजुली सरकार बन गई और इनेलो बसपा गठबंधन ने 5 से 10 सीट ले लिया या चंद्रशेखर और दुष्यंत की पार्टी ने 5 से 10 सीट ले लिया और मिलीजुली सरकार हुई, तो इस देश में फिर से मिलीजुली सरकार की परंपरा शुरू हो जाएगी। और मान्यवर साहब कहते थे कि बहुजनों के लिए मिलीजुली सरकार ज़्यादा अच्छी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। हरियाणा वालों की ही नहीं, पूरे देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। लोग टकटकी लगाए हुए हैं, किसी की सांसें ऊपर तो किसी की सांसें नीचे है कि कल हरियाणा में होगा क्या। कल हरियाणा में जहां राहुल गांधी के रास्ते तय होंगे, जहां राहुल गांधी का ईगो टूट सकता है या फिर ईगो और मजबूत हो सकता है, कल राहुल गांधी के साथ साथ नरेंद्र मोदी 56 इंच के हैं कि नहीं, ये भी साबित हो जाएगा। 2024 के बाद हरियाणा चुनाव
राहुल गांधी के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी सबसे बड़ा टेस्ट है। आप लोगों को बताइए क्या होगा, क्या नायब सिंह सैनी का जो इशारा है क्या खेल हो चुका है, मैनेजमेंट हो चुका है, या सचमुच हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को बदल दिया है? आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।